अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब से अफ़गानिस्तान में एंड गेम शुरू हुई थी तभी से हम ये बात कर रहे थे। अब तो तकरीबन 10 महीने हो गए हैं कि यहाँ अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान सिर्फ अमेरिका से नहीं लड़ रहे, वो एक सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, वेस्टर्न गवर्नेंस सिस्टम से भी लड़ रहे हैं। देखिए, अफ़गान तालिबान और अमेरिका के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर जो टॉक्स हैं, ये कई सालों से, ये तकरीबन 10 साल से जारी है, 10 साल से। और 10 साल पहले ही अमेरिका जो है वो राज़ी हो गया था कि इनको हुकूमत देकर यहाँ से जाना है, लेकिन सारी बात आके टूट रही थी इस पे कि अमेरिका चाहता था कि जो हमारा सिस्टम है, वेस्टर्न गवर्नेंस सिस्टम, यही नाफिज हो और तालिबान इसके रूह रवा रहें। और दुनिया को जिस निज़ाम ने अपने जकड़ में ले रखा है इस वक्त, यानी वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये वेस्ट की दुनिया पे हुकूमत के साथ ही फैला है दुनिया में। आज से तकरीबन 100-150 साल पहले तक दुनिया में इस तरह का गवर्नेंस सिस्टम मौजूद नहीं था जो कि आपको आज नज़र आता है। लेकिन फिर यूके के उभरने के बाद जहाँ जहाँ उनकी सरकारें आई हैं और जहाँ जहाँ वेस्टर्न कॉलोनियल सिस्टम बने हैं, वहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम भी इम्पोर्ट हुआ है जो कि वेस्ट से, उनके सोसाइटी, उनके मुआशरे की जो नीड्स हैं उनके हिसाब से बना हुआ है। फिर यूके डाउन होता है और फिर अमेरिका उभरता है, और अमेरिका के उभरने के बाद वो इस वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को दुनिया में आगे लेके चलता है अलॉन्ग विद द कैपिटलिज्म। जिस वजह से ये सिस्टम कुछ यूं बन गया कि दिन ब दिन पैसा और सरमायादार जो है ना, वो इसमें ताकतवर होते गए और फिर वही ये सारा निज़ाम चलाने लगे। जिसके पास पैसा है वही एज ले रहा था। सरकार बनाने में भी पैसा चाहिए था, एक इलेक्शन लड़ने में भी करोड़ों रुपए लगते हैं। एक छोटी सी मिनिस्ट्री का अगर कोई एक बंदा एक छोटा सा वजीर बनना चाहता है ना, उसको भी करोड़ों रुपए चाहिए। भाई कैंपेन चलानी है, जलसे करने, ये करना है, वो करना है। एक आदमी कितना ही कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, वो इलेक्शन नहीं जीत सकता, उसके पास पैसे नहीं है, वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन एक करप्ट ताकतवर अगर पैसा रखता है तो वो तो एमपी, एमएनए सब कुछ बन सकता है। गूफअप हो गई सारी की सारी चीज़ें। लेकिन फिर देखें कि चाइना के उभरने से, हमने आपको बताया था कि कई तरह के अब आपको सिस्टम दुनिया में नज़र आएंगे। यानी आने वाले सालों में आपको सिर्फ ये वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स होगा, ये गिरेगा और इसकी जगह पर कई और सिस्टम बनेंगे, क्योंकि दुनिया में अब एक पैरेलल फोर्स आ गई है। वर्ल्ड इज़ नो लॉन्गर अ यूनिपोलर वर्ल्ड। पहले सिर्फ अमेरिका ही अमेरिका था, सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। अमेरिका और सोवियत्स के बीच भी वैसे जो जंग चल रही थी ना, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम्स का क्लैश भी था, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का क्लैश भी था। उसके बाद अफगानिस्तान में एक पैरेलल निज़ाम उभरने लगा था सोवियत यूनियन के टूटने के बाद। इस्लामिक गवर्नेंस सिस्टम एक उभरने लगा था मुल्ला उमर के दौर में, और प्रॉपर एक अटैम्प्ट हुई इसको लॉन्च करके इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। लेकिन पूरा वेस्ट फिर कूद पड़ा, 9/11 हुआ, इंक्वायरी भी नहीं हुई, केस भी नहीं चला, सबूत भी सामने नहीं आए दुनिया को कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन जिम्मेवार है, किस तरह, कुछ भी नहीं। बस अफगानिस्तान के ऊपर मलबा डाल दिया अमेरिका ने कि अफगानिस्तान से हुआ है। भाई कोई सबूत, कोई अमेरिका की अदालतों में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि सस्पेक्टेड लोगों में कोई भी बेचारा अफगानी नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया अफगानिस्तान में, पूरा लाओ लश्कर लेकर पूरा वेस्ट आ गया, कई दर्जन नेटो के मुल्क आ गए, अमेरिका खुद आ गया, और आते ही यहाँ पर उन्होंने वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी लॉन्च कर दिया। कभी करज़ई आ रहा है, कभी अशरफ गनी आ रहा है, डॉलरों की बरसात हो रही है, अरबों डॉलर झोंके जा रहे हैं और बरसात हो रही है बिल्कुल डॉलरों की। लेकिन अफ़गानिस्तान में देखें, जो गुर्बत तालिबान के पहले दौर में थी, उससे ज़्यादा गुर्बत अमेरिका के वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बाद आ गई, और आखिर में ये तजुर्बा वहाँ पर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ और अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा। दोबारा वहाँ पर वही इस्लामी निज़ाम आ गया जो कि पहले पनपने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अभी इसको अपने पूरे स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, क्योंकि निज़ाम दराम बराम है वहाँ पर पूरा, और इस इमारत को दोबारा बनाने की अटैम्प्ट हो रही है जो कि अमेरिका गिरा के गया है। इसमें कुछ साल लग सकते हैं, और इसमें चाइना की सपोर्ट बहरहाल है अफ़गान तालिबान को इस्लामी गवर्नेंस सिस्टम नाफिज करने के लिए, क्योंकि वो हर उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं जो कि लोकल नीड्स के मुताबिक हो और जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता हो। जहाँ जहाँ अब निज़ाम चेंज होने की एक इच्छा, एक उम्मीद, एक आस है सोसाइटी में, वहाँ वहाँ चाइना उसकी सपोर्ट ज़रूर कर रहा है, बीइंग अ पैरेलल फोर्स इन द वर्ल्ड।
ऐसे में अमेरिका ने वेस्टर्न सिस्टम को मजबूत करने और दोबारा इसको मुनज़्ज़म करने के लिए अपने फेवरेट मुल्कों के साथ मिला के उन्होंने एक डेमोक्रेसी समिट मुनक़िद कराने का ऐलान किया था विद अ व्यू टू स्ट्रेंथन वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। इसमें साउथ एशिया में बांग्लादेश को इन्वाइट नहीं किया गया था। आपको याद होगा बांग्लादेश नहीं था इन्वाइटेड, पाकिस्तान इन्वाइटेड है, इंडिया इन्वाइटेड है, बांग्लादेश नहीं है। तीनों में सेम सिस्टम है, लेकिन ड्यू टू सम रीजन्स उन्होंने बांग्लादेश को इन्वाइट नहीं किया। क्यों? क्योंकि शायद बाइडन के नज़दीक, बाइडन की इक्वेशन में इंडिया और पाकिस्तान जैसी अहमियत नहीं रखता बांग्लादेश। उसकी इक्वेशन में वो ये समझता है कि मेरी जो इंडो पैसिफिक है या फिर मेरा जो सेंटकॉम वाली जो मेरी एक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें पाकिस्तान और इंडिया अहम है, बांग्लादेश अहम नहीं है। उसके हिसाब से जियोग्राफिकली वैसे बांग्लादेश चाइना और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका समझता है कि मेरे लिए इंडिया अहम है इस रीजन में। और हम आपको ये पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका जो है वो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी को घास नहीं डालता। पाकिस्तान को उन्होंने सेंट्रल कमांड में डाल रखा है और इंडिया को उन्होंने इंडो पैसिफिक कमांड में डाल रखा है। दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखता है। इनके आपसी जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका के नज़दीक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपने मफादात को देखता है। अलबत्ता सवाल ये है कि अगर बांग्लादेश को वैसे अमेरिका इन्वाइट करता तो क्या बांग्लादेश इस समिट में जाता? उसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट एक, यानी कहते हैं ना, एक परीक्षा होती, कठिन परीक्षा। एक तरफ उसका इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक पार्टनर चाइना, वो इसके ख़िलाफ़ है समिट के, उसको इनवाइट नहीं किया गया, रशिया को नहीं किया गया। लेकिन चाइना तो बांग्लादेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है ना, स्ट्रेटजिक पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। तो क्या बांग्लादेश जाता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक उसके लिए भी बड़ा एक फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता। लेकिन खैर इंडिया तो जा रहा है और देखें बांग्लादेश का सियासी तौर पर, हम कहते रहते हैं पब्लिकली तो बांग्लादेश में इंडिया पॉपुलर नहीं है, लेकिन सियासी उसके रिलेशंस यानी पॉलिटिकल रिलेशंस हैं अभी भी, करीबी पॉलिटिकल रिलेशंस है बांग्लादेश के साथ। तो ये भी एक फैक्टर होता कि एक तरफ अमेरिका और इंडिया वो पुश करते बांग्लादेश को कि तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम समिट में आ जाओ। दूसरी तरफ चाइना होता जो कि नहीं चाहता कि बांग्लादेश जाए इसमें। ऑफिशियली तो उसको नहीं कहता कुछ भी, लेकिन एक मोरल इश्यूज तो होते हैं ना यार, आपका दोस्त मुल्क इन्वाइटेड नहीं है तो आप कैसे जा रहे हैं। तो बहरहाल इंडिया को बुलाया गया, बांग्लादेश को बुलाया नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान भी इन्वाइटेड था ना, पाकिस्तान के बिना अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कोई ख़ास अहमियत रखता ही नहीं है। पाकिस्तान उनके लिए एक चैनल की हैसियत रखता है, प्लस पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक लोकेशन, उसकी स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से पाकिस्तान को वो इग्नोर कर नहीं सकते। लेकिन तुर्की और चाइना और रशिया ये भी इन्वाइटेड नहीं थे। तो अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मना कर दिया है, अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है दूसरी बार। पहली बार अमेरिकन बेसिस पे उन्होंने ठेंगा दिखाया कि आपको तो बेसिस नहीं देंगे हम अफगानिस्तान के लिए या सेंट्रल एशिया के लिए, आप इधर आए ही नहीं, आप इधर देखे ही नहीं हमारी तरफ, बेसिस चाहिए इंडिया से बात करें, हमारे इधर नहीं आओ भाई, इधर नो वैकेंसी। अच्छा, बेसिस पे पहले मना किया, लेकिन अब डेमोक्रेसी समिट में आने के लिए भी उन्होंने कहा कि हम तो नहीं आएंगे भाई, वी आर नॉट कमिंग, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये याद रहे कि वेस्ट और अमेरिका की इकोनॉमिक वॉरफेयर वैसे ही पाकिस्तान के साथ जारी है। पाकिस्तान को फजूल में FATF की ग्रे लिस्ट में पहले ही डाला हुआ है उन्होंने। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि हम तो नहीं आ रहे आपकी डेमोक्रेटिक समिट में। हालांकि इनवाइटेड था पाकिस्तान एज वी सेड। अब इससे मुमकिन है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ ख़राब हों, लेकिन अमेरिका की मजबूरी यह है कि पाकिस्तान उनकी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन नीति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है। ऊपर से पाकिस्तान का चाइना के साथ एक स्ट्रेटजिक अलायंस भी है और ये सारी बातें पाकिस्तान को इम्पोर्टेंट बना देती हैं। इंडिया वैसे जा रहा है, इंडिया इस समिट में जा रहा है, हालांकि रूस को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी इंडिया यहाँ पर होगा और इससे एक बार फिर रूस और इंडिया के बीच दबे हुए स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस खुल के सामने आ जाएंगे। इनके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं वो खुल के सामने आ जाएगा। चाइना रूस का मानना है कि अमेरिका जज नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि डेमोक्रेसी क्या है। वैसे इनकी बात भी उसूली तौर पर तो ठीक है, और वो कह रहे हैं ये जज थोड़ी है कि ये डिसाइड कर रहा है कि क्या डेमोक्रेसी है, किस तरह होनी चाहिए, ये हक अमेरिका के पास नहीं है। और वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी वो नहीं है जो कि अमेरिका तय करे कि ये डेमोक्रेसी है तो वो डेमोक्रेसी है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं हर माशरे, हर सोसाइटी में डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो सेम नहीं होती, वो उस सोसाइटी की नीड्स के, उसके जो कस्टम्स होते हैं, उसकी जो वैल्यूज़ होते हैं उसके मुताबिक होती है। तो रशिया और चाइना का मौक़िफ़ भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन पाकिस्तान का इस डेमोक्रेसी समिट में ना जाना एक बार फिर हमारी उस बात को एक प्रूफ करता है कि एक अनअनाउंस्ड
अलायंस पहले ही इस रीजन के अंदर बन चुका है, और इसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है और सेंट्रल एशियंस हैं। ये पहले ही एक ग्रुप, सॉलिड ग्रुप मौजूद है, और ये ग्रुप वेस्टर्न ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है इस रीजन के अंदर भी और ग्लोबली भी। अब देखना यह है कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या आते हैं, इसके आफ्टर शॉक्स क्या आते हैं जो पाकिस्तान नहीं गया तो पाकिस्तान पे इसके क्या इम्पैक्ट्स आते हैं, ये देखना अभी बाकी है।